अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सीबारी और आप देख रहे हैं ADTV 72। हाजिर हूं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं एक ऐसी योजना के साथ जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर से किसानों के लिए है, जो मौजूदा समय में अपने हक़ को लेकर, अपने अधिकार को लेकर आंदोलनरत हैं। ये अलग बात है कि उनके आंदोलन को कभी आतंकवादी आंदोलन बता दिया जाता है, कभी परजीवी आंदोलन बता दिया जाता है, कभी विपक्षी दलों के बहकावे में आकर किसानों को आंदोलन बता दिया जाता है और हर तरीके से उनके आंदोलन को दबाने का प्रयास भी किया जाता है। कभी केस दर्ज कर दिया जाता है किसानों के ऊपर, कभी जानलेवा हमला कर दिया जाता है ताकि उनका आंदोलन समाप्त हो सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में आज़ादी के बाद से शायद ये पहला मौका है जब कोई भी संगठन अपने अधिकार को लेकर इतने लंबे समय तक आंदोलनरत है। और जिस तरह से बीते 7 महीने से किसान अपने हक़ को लेकर दिल्ली बॉर्डर पे डटे हुए हैं, वो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। और जिस प्रकार से उनकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है, उनको उपेक्षित किया जा रहा है, उनको विभिन्न प्रकार से परेशान किया जा रहा है, उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, ये सरकार की अपनी ज़िद है। इसके तहत ही उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा और उनके अधिकार को उनको दिया नहीं जा रहा है, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। बहरहाल हमको उस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। सरकार जो भी कर रही है वो ठीक ही कर रही होगी, किसान जो कर रहे हैं वो भी ठीक ही कर रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। किसान सम्मान निधि योजना की जब शुरुआत हुई उस समय ये कहा गया कि 12,500 करोड़, देश में 12,500 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनको योजना का लाभ दिया जा रहा है। बाद में फिर इस आंकड़े को बढ़ा दिया गया और कह दिया गया कि 14.5 करोड़ किसान हैं पूरे देश में जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा रहा है। आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर जाइएगा तो वहाँ पर सिर्फ 12,000 किसानों के ही डाटा मौजूद है। ये 2,500 किसान कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। वेबसाइट कुछ कहती है, सरकार कुछ कहती है। संसद में अभी बीते दिनों ही कृषि मंत्री ने जो अपनी बातें बताई, उनके अनुसार ये था कि 12,000 ज़रूर किसान थे, लेकिन बाद में 2,500 उन किसानों को भी जोड़ा गया जिनको योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। ऐसे में 14.5 करोड़ ऐसे किसान हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन वेबसाइट पे जो डाटा है वो 14.5 करोड़ किसानों का नहीं है, बल्कि सिर्फ 12 करोड़ किसानों का ही डाटा उस पर मौजूद है। दूसरी चीज़ ये कि पहली किस्त जो किसान सम्मान निधि योजना की गई वो मात्र 3,000 करोड़ किसानों के ही खाते में ये इस निधि की राशि गई। जो जब सिर्फ 3,000 करोड़ की ही राशि किसानों के खाते में राशि गई तो बाकी 9,000 करोड़ के जो किसान हैं उनके खाते में राशि क्यों नहीं गई, उनको क्यों नहीं मिला, इस योजना का लाभ क्यों नहीं मिला, फिर आखिर उनको दूसरी किस्त में जोड़ा गया या नहीं जोड़ा गया। अभी अगर आपको याद होगा तो पश्चिम बंगाल में जब चुनाव चल रहा था उस समय गृह मंत्री ने अपनी चुनावी रैली में, लगभग सभी चुनाव रैली में उन्होंने घोषणा किया था कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो सभी किसान, मतलब पश्चिम बंगाल के जितने भी किसान हैं, सारे किसान के खाते में एक किस्त नहीं बल्कि सारी किस्त अर्थात 18,000 रुपये की राशि एक साथ उनके खाते में जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये 9वीं किस्त चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 दूना 18,000 अर्थात 9 किस्तों की पूरी राशि उन किसानों के खाते में जाने की घोषणा किया गया। लेकिन वास्तव में ये है कि इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई प्राविधान नहीं है। अगर ऐसा होता तो पहली किस्त जब दी गई तो 3,000 करोड़ किसान के खाते में ये राशि गई। दूसरी किस्त जो दी गई वो लगभग 6,000
करोड़ किसान के खाते में राशि गई। तीसरी राशि जो गई वो लगभग 8,000 करोड़ किसान के खाते में राशि गई। चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, ये जो राशि गई ये लगभग 11 से 11.5 या हज़ार करोड़ किसानों के खाते में ये राशि गई। नौवीं किस्त की जो गई है वो लगभग 1,000 करोड़ से ज़्यादा ऐसे किसान हैं जिनके खाते में ये राशि नहीं गई। ऐसा इसका मतलब ये हुआ कि ये किसान इस राशि से वंचित हैं। तो अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि प्रत्येक किस्त में आखिर ये किसान की जो टोटल संख्या है जो आप बता रहे हैं उस संख्या से ये कम संख्या क्यों है। दूसरी चीज़ ये कि आखिर इन किसानों को अगर पश्चिम बंगाल में घोषणा के अनुसार अगर वहाँ सरकार बन जाती तो वहाँ पे 18,000 रुपये की राशि एक साथ 9 किस्तों की राशि उनके खाते में भेजे जाने की घोषणा थी। अगर वो वास्तव में ऐसा करते, मतलब पिछड़ा बकाया की राशि अगर उनके खाते में डाली जाती तो यहाँ पे भी और देश में जितने भी किसान हैं उनके खाते में ये राशि टोटल क्यों नहीं दी जा रही है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर आता है। दूसरी चीज़ आप कहते हैं कि इस जो योजना है इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जा रही है, मतलब किसी अपात्र किसान के खाते में ये राशि नहीं जा रही है। अभी बीते दिनों आपने संसद में बताया कि 53 लाख ऐसे किसान हैं जिनके जो अपात्र हैं लेकिन उनके खाते में ये राशि चली गई और अब उनको नोटिस देकर उनसे ये रिकवरी कराई जा रही है। फिर आखिर ये किसान जो हैं इनके खाते में अपात्र होने के बावजूद इनके खाते में ये राशि कैसे चली गई, यह भी एक बड़ा सवाल उठता है। दूसरी जो योजना एक महत्वपूर्ण योजना है केंद्र सरकार की, वास्तव में इसका बड़ा लाभ कोरोना संकट काल में आम आदमी को मिला भी है। जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए ये ज़बरदस्त रहा। ये जो योजना है जिसे हम लोग कहते हैं गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका वास्तव में कोरोना संकट काल में ख़ास तौर पर बहुत बड़ा लाभ मिला। अन्यथा भुखमरी की कगार पे खड़े ये ऐसे आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग की मौत कोरोना से भले ही ना होती लेकिन भुखमरी से ज़रूर होती। इस योजना के बारे में भी थोड़ा सा सवाल यहाँ पे है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि गरीबी दूर हो रही है और देश का विकास तेज़ी के साथ हो रहा है। भारत में अगर देखें 3 प्रमुख राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, जिसे गुजरात मॉडल का नाम दिया गया, वहाँ की 7 करोड़ की आबादी में 3.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको योजना का लाभ दिया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि इस योजना का लाभ 3,500 करोड़ जो है वो गुजरात के लोगों को मिल रहा है। मतलब 7 करोड़ की जो आबादी वहाँ की है उसमें से 3.5 करोड़ की आबादी को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि गुजरात में आधी जो जनता है, आधी जो आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रहा है। इसका मतलब गुजरात मॉडल कहाँ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का भी यही हाल है। यहाँ की आधी आबादी को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। योजना बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये जो एक आम बात कही जाती है कि गरीबी जो है वो तेज़ी से ख़त्म हो रही है और देश तेज़ी के साथ विकास हो रहा है, अगर इन आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो गरीबी कहीं से भी दूर होती नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में तमाम प्रकार के सवाल उठते हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जवाब तभी दिया जाता है जब कोई सवाल सुनने वाला होता है। यहाँ तो सवाल ही सुनने वाला कोई नहीं है तो जवाब कौन देगा। और जब सवाल कोई करता है तो उसको सुनता भी अगर है तो उसको उल्टा घुमा दिया जाता है और कहा जाता है कि ये राजनीति से प्रेरित है, विपक्ष जो है वो विकास कार्य को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, विपक्ष जो है वो संसद को चलने नहीं दे रहा है, विपक्ष जो है किसी प्रकार का कार्य करने नहीं दे रहा है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि अगर आप बहुमत में हैं, पूर्ण रूप से बहुमत है, विपक्ष का कोई नाम भी नहीं रह गया है, तो ये विपक्ष किस प्रकार से इसके ऊपर रोक लगा रही है, बाधा उत्पन्न कर रही है। ऐसे विपक्ष ही नहीं रह गया है जो बाधा उत्पन्न करे।
तो फिर यहाँ पे यही सवाल उठता है कि क्या इन योजनाओं का समुचित तरीके से पात्रों तक लाभ पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि केंद्र सरकार के द्वारा या प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासीय योजना हो, जितनी भी योजनाएं हैं सब अत्यंत महत्वपूर्ण हैं योजनाएं हैं, अत्यंत लाभकारी योजनाएं हैं। इनका बढ़ चढ़ कर लोगों को लाभ मिल रहा है। लेकिन फिर यहाँ ये सवाल उठता है कि इन योजनाओं का समुचित लाभ पात्रों तक पहुँच भी रहा है या नहीं पहुँच रहा है। अभी बीते दिनों ही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासीय योजना का जब वेरिफिकेशन हुआ, उसे पाया गया कि काफ़ी ऐसे अपात्र हैं जिनको योजना का लाभ मिला है। उन अपात्रों से रिकवरी तो की गई, लेकिन इन अपात्रों को जिन्होंने योजना का लाभ दिया उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनको बचाने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया। ऐसा नहीं हुआ, इस पे सवाल उठे, विपक्ष ने सवाल उठाया, लेकिन इन सवालों का किसी प्रकार का कोई जवाब किसी ने नहीं दिया, बल्कि उल्टा ही ये कहा गया कि आप राजनीति से प्रेरित हैं और आप विपक्षी हो, विपक्ष में बैठे हो तो वहीं बैठो, आप जो है किसी भी प्रकार का सवाल करने का अधिकार भी आपको नहीं है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार जन विरोधी है। जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। इन दोनों सरकारों के द्वारा देश के विकास के लिए सोचा ज़रूर जा रहा है, काम भी किया जा रहा है, लेकिन ये जितने भी कार्य हैं, जो योजनाएं हैं, ये कागज़ों तक सीमित हैं, ज़मीन पर नहीं उतर पा रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देनी होगी सरकार को कि कितने अपात्रों को इन ऐसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। दोस्तों, एक अपील हमारी है आपसे अपने ADTV 72 चैनल के माध्यम से कि कल यानी 11 अगस्त से मुहर्रम शुरू हो रहा है। जो शासन ने गाइडलाइन जारी किया है, उस गाइडलाइन का 100% पालन करें, उसी के अनुसार ही आप कार्य करें और घरों में रहकर ही, इमामबाड़ों के अंदर रहकर ही, अज़ाखानों के अंदर रहकर ही नौहा मातम गिरिया करें। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे इनको मौका मिले कि आप पर उंगली उठा सकें, क्योंकि ये तो बैठे ही हैं उंगली उठाने के लिए। लखनऊ में इमामबाड़े के सामने शूटिंग का परमिशन दिया जा सकता है, लेकिन जुलूस का परमिशन वहाँ पर नहीं है। अगर 2 से 3 लोग हो जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा, लेकिन वहाँ शूटिंग चल रही है, उसके वीपर रोकने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में इस माहौल में बहुत सतर्क रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पर नए आए हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।